हाँ तो भाइयों और बहनों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? राजस्थान का भूगोल क्या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो। हम 9 वीडियो पहले देख चुके हैं राजस्थान के भूगोल में, और 10वां वीडियो अब शुरू करते हैं। नदियाँ पार्ट 2। नदियाँ पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? ध्यान है आप लोगों को? चलो वापस फटाफट एक बार। नदियाँ पार्ट 1 में हमने देखा था अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां और अंतःप्रवाही नदियां। अब कौन सी नदियां बची है? ऐसी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके गिरती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई, मेरे नंबर दे रखे हैं 9928001400 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं उठा पाऊंगा आप लोगों के, बट आप व्हाट्सअप करके जरूर मेरे से कुछ भी जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ की तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आरएस, ग्राम सेवक, पटवार, एलडीसी, 3rd ग्रेड, पुलिस, रीट, वह सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि राजस्थान के लिए होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। शुरुआत करूं? चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां। शुरुआत में ही इतना बड़ा मैप आ गया है, हम कैसे समझेंगे इस मैप को? चलिए चंबल नदी से शुरुआत हम लोग करते हैं। चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी महू से यहाँ से इस नदी की क्या होती है? शुरुआत होती है। देखो ये नदी यहाँ से बह रही है और कहाँ जा रही है? ये मिलती कहाँ है? इटावा में। किस में मिल जाती है? यमुना में जाकर मिल जाती है। समझ में आई बात? शुरुआत कहाँ हो रही है? जाना पाव की पहाड़ी महू एमपी से, और कहाँ जाकर मिल जाती है? इटावा में, यमुना नदी में मिल जाती है। अब जब शुरुआत होती है तो ये इसके ऊपर पहला बांध आता है गांधी सागर बांध। अगर हम एमपी से राजस्थान की तरफ आए तो सबसे पहला बांध कौन सा आएगा? गांधी सागर बांध, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब राजस्थान की सीमा में कब प्रवेश कर रही है? ये कहां से कर रही है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से आपके रे राजस्थान की सीमा में ये नदी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहां पर है? रावत भाटा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रावत भाटा कोटा में है, ऐसा गलत है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कौन कौन से बांध आ गए? अगर आप एमपी की तरफ से चलेंगे तो गांधी सागर बांध, और फिर आएगा राणा प्रताप सागर बांध, और फिर आएगा तीसरे नंबर पर जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज जो कि प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता है, कोटा में। तो ये क्वेश्चन यहां पर बन गया कि अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं राजस्थान की तरफ तो क्रमशः कौन कौन से बांध इसमें आएंगे? सबसे पहले गांधी, राणा, जवाहर और कोटा, ऐसे याद कर लो आप। गांधी, राणा, जवाहर और कोटा, इस तरीके से याद कर लो। राजस्थान में प्रवेश कहां से हो रहा है? चौरासीगढ़ से हो रहा है। मेज नदी यहां पर आके इससे मिलती है। और आप देखो आगे की तरफ क्या है? रामेश्वर है। रामेश्वर क्या है? संगम है। किस किस का? बनास, चंबल और सीप नदियों का संगम क्या कहलाता है? रामेश्वर कहलाता है, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। ठीक है, इन बाकी सब नदियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अभी जो इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट हुआ? पहला, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है नदी, महू एमपी मध्य प्रदेश से, और बांध कितने इस पे? 4, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ से करती है, और आपका एक संगम बनाती है किस किस नदियों के साथ? बनास और सीप के साथ। और कहाँ बनाती है? रामेश्वर, सवाई माधोपुर में बनाती है, और इटावा में किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। उद्गम कहां से होता है? अभी हमने पढ़ा जाना पाव की पहाड़ी एमपी विंध्याचल पर्वतमाला से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और संगम कहां हो जाता है? यमुना में, इटावा यूपी में। ठीक है, वहां एमपी लिखा हुआ था, उसको करेक्ट कर लेना, यूपी है वहां पर। ठीक है, लंबाई 1051 किलोमीटर। पुरानी लंबाई 966 किलोमीटर है, अभी कितनी है? 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में कितनी है? अगर सैटेलाइट से अगर आप नापोगे तो 322 किलोमीटर है, और मानव सर्वे से आप देखोगे तो कितनी है? 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो 1051 टोटल लंबाई हो गई। राजस्थान में सैटेलाइट से 322 किलोमीटर और मानव सर्वे के आधार पर 135 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, सबसे पहले मैंने आपको बताया था चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, और फिर डांग और बीहड़ क्षेत्र जो है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इस एरिया में इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। चूलिया जलप्रपात सबसे इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ में है ये। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में हो गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चूलिया जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा। कौन सी नदी पर, वराहा नदी पर, कर्नाटक में है। समझ में आई आप लोगों को बात। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो उद्गम जानापाव की पहाड़ी एमपी विंध्याचल पर्वतमाला से, संगम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लंबाई कितनी है 1051 किलोमीटर, पुरानी 966 थी। अपुआ क्षेत्र भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, चूलिया जलप्रपात है, ये कहाँ है, चित्तौड़ में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कितना मीटर फैला हुआ है, 18 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियों की ट्रिक देख लो। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में माँ पापा ने क्या किया, आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो गुस्से में, गु से बना आपका गुंजाली, में से मेज, माँ से मांगली, पापा में पा से पार्वती, ने से नेवाज, आ से आहू, काले में का से काली सिंध, घोड़े से क्या बना, घोड़ा पछाड़, पर से परवन, बार से ब्राह्मणी, बार से वापिस बनास, चे से चावण और कु से कुनकुशल और से सीप। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, आप इसको शॉर्टकट में याद रखें। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से क्या किया, मारा। समझ में आई आप लोगों को बात। अब बात करते हैं काली सिंध के बारे में। चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी होगी आपकी, काली सिंध नदी हो गई। सामेला क्या है, सामेला झालावाड़ में आहू व काली सिंध के संगम को क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है, जहां राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गागरोन स्थित है। समझ गए बात को। गागरोन जो किला है आपका आहू व काली सिंध के संगम पर स्थित है, जिस जगह को क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इसमें, एक तो बनास जो कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, दूसरा काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। तो वर्ड का आप जरूर ध्यान रखें, नीचे चित्र भी बना रखा है आप लोगों के लिए, आप एक बार इसको ध्यान से देख लें। आगे इसके उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, पहला चर्मनवती नदी, कामधेनु और बारहमासी। अगर माही व चंबल दोनों ऑप्शन में हो तो चंबल को आपको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। बारहमासी नदी कौन सी है राजस्थान में, तो चंबल नदी आएगा। ठीक है, चर्मनवती, कामधेनु और बारहमासी इसके उपनाम है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट, आपको पता है रामेश्वर घाट कहाँ है, सवाई माधोपुर में। बट होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में गांव का नाम पूछ लिया जाता है, तो गांव कौन सा है, पदरा गांव है। ठीक है, रामेश्वर घाट, पदरा गांव। बनास, चंबल और सीप के संगम को क्या कहते हैं, रामेश्वर घाट कहते हैं। और चंबल नदी में संरक्षित जीव, कौन कौन से जीवों का संरक्षण होता है चंबल नदी में, घड़ियाल, उदबिलार और गांगेय जूस यानी डॉल्फिन। ठीक है, ये तीनों का क्या होता है, संरक्षित जीव है चंबल नदी में। बांध परियोजनाएं, 3 चरणों में कितने बांध बनाए गए, 4 बांध बनाए गए। चरण 3 है और बांध कितने हैं, 4 हैं। देखो प्रथम चरण में 2 बांध बना दिए, एक तो गांधी सागर बांध जो कि एमपी में था, एक कोटा बैराज जो कि कोटा में था। ठीक है, और कोटा बैराज क्या है, राजस्थान का सिंचाई बांध इसे कहा जाता है, क्योंकि इससे सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में जो बांध बनाया गया है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जिसका कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, ये क्या करता है, रावत भाटा को जलापूर्ति करता है। तो कैचमेंट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप बांध है। तृतीय चरण जवाहर सागर या कोटा डैम, कोटा बूंदी में जो है यह क्या है, पिकअप डैम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 3 चरण 4 बांध, 4 बांध कौन कौन से, गांधी सागर बांध, ठीक है, फिर आपका राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, फिर आपका जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। अगर सिस्टमेटिक पढ़े हम तो क्रमशः में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग बनास नदी के बारे में। बनास नदी का भी देखो एक बहुत बढ़िया डायग्राम नीचे बना रखा है, इसको अगर आपको नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, प्रिंट निकाल के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, कैसे क्या होता है जो देखो आप,
उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और संगम कहाँ होता है? चंबल रामेश्वर घाट में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। पुरानी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। और अफवाह क्षेत्र 6 जिलों में आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं, ये नहीं। और एटीएसएम आरबीसी, आर से राजसमंद, बी से भीलवाड़ा और सी से चित्तौड़गढ़, ए से अजमेर, टी से टोंक और एस से सवाई माधोपुर है। ठीक है, तो कहाँ से उद्गम हो रहा है? ये देखो, ये क्या है? खमनोर की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ से बनास यहाँ जा रही है और कहाँ पर जाके मिल रही है? चंबल पर जाके मिल रही है। ठीक है, तो ये बनास का पूरा अफवाह क्षेत्र यहाँ पर है। बनास के ऊपर ही बिसलपुर डैम है, ये आपको देखने को मिलेगा। बिसलपुर डैम कहाँ पर है? टोंक में है, जो कि पानी की सप्लाई करता है बहुत सारी जगह, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। ये त्रिवेणी संगम समझ में आ गया आप लोगों को? त्रिवेणी संगम यहाँ पर भी है, बिगोद में, भीलवाड़ा में, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? कोठारी भी आ गई, मैनाल भी आ गई, बेड़च भी आ गई, बनास भी आ गई, तो इन तीनों का संगम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपनाम क्या है? वन की आशा, वर्णाशा, दो नाम एक ही है, उसको अलग अलग करके लिख दिया। वर्ण की आशा, वन की आशा। वशिष्ठी, ऋषि वशिष्ठ द्वारा इसके किनारे पर तपस्या करने के कारण इसका नाम क्या हो गया? वशिष्ठी नाम से भी ये जाना जाता है। अब देखो आप, त्रिवेणी संगम कितने हैं इसके ऊपर? बहुत सारे हैं। बिगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मैनाल नदी के संगम पर। ठीक है, बनास, बेड़च और मैनाल नदी का संगम पर बिगोद है। राजमहल टोंक, बनास, खारी और डाई नदी के संगम। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल और सीप नदी का संगम। तो बनास नदी राज्य में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है अपने आप में कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो कौन सी नदी है ऐसी? बनास नदी। और कहाँ कहाँ बनाती है? या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से स्थान पर बनास नदी त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है, तो ये तीनों का नाम याद कर लो। इसके अलावा जो चौथा नाम आएगा वहां पर नहीं बनाती है। बिगोद भीलवाड़ा वाला, राजमहल टोंक वाला और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर वाला, यहाँ पर ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। बनासपर बांध परियोजना, बनासपर बांध कौन कौन से हैं जो देखो आप। ठीक है, बनास नदी के ऊपर तो 2 बांध है। ठीक है, बिसलपुर बांध परियोजना टोंक में, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। केवल ये किस पर है? बनास नदी पर। हमने अभी पहले पढ़ा था चंबल नदी पर कितने बांध है? 4। बनास नदी पर कितने बांध हो गए? 2, बिसलपुर और ईसरदा। मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर है और मोरेल बांध दौसा मोरेल नदी पर है। ठीक है, ये देखो नीचे आ रहा है आपका पूरा बनास नदी, बिसलपुर बांध और फिर ईसरदा बांध, और लास्ट में ये क्या करती है? चंबल में जाकर मिल जाती है। बिसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति। टोंक में क्या हो रहा है? पेयजल प्लस सिंचाई दोनों हो रही है। अजमेर में केवल पेयजल, जयपुर, नागौर और दौसा में भी केवल पेयजल हो रहा है। तो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जहां से बिसलपुर बांध से पेयजल प्लस सिंचाई दोनों काम होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से कि ऐसा कौन सा जिला है निम्न में से जिससे बिसलपुर बांध को लाभान्वित नहीं हो रहा है, तो ये टोंक, अजमेर, जयपुर, नागौर, दौसा के अलावा जो भी आ जाए वो आपका उसमें उत्तर हो जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बनास के बिसलपुर बांध से जोड़ा जाएगा। ठीक है, बिसलपुर का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध में छोड़ा जाएगा। बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी होगा कहाँ छोड़ा जाएगा? ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में छोड़ा जाएगा। बेड़च नदी, ये देखो, ये यहाँ से आपकी बेड़च निकली, किस नाम से? आयड़ में। जैसे ही उदय सागर में गिरी और उसके बाद आगे निकली, इसका नाम क्या हो गया? बेड़च हो गया। और लास्ट में जाके बिगोद में किस में मिल गई है? बनास नदी में मिल गई। ठीक है, नोट देख लो, उदय सागर झील। आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है आपका, यह बेड़च व उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे पर स्थित है। टेंशन मत लो, हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे, जो दुर्ग वाला आपका जो चैप्टर आएगा आर्ट एंड कल्चर में, हम उसमें भी पढ़ेंगे। बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेड़च नदी है। तो ये आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। जैसे ही उदय सागर झील में गिरी और उसके बाद जब आगे बढ़ी तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। और ये लास्ट में जाके किससे मिल जाती है? बनास से जाकर मिल जाती है।
अगली नदी है गंभीरी नदी, मंडरागल, सपोटरा, करौली से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और यमुना में मैनपुरी में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। इसका अपवा क्षेत्र क्या है, करौली और भरतपुर है। करौली से ये निकलती है, भरतपुर जाती है और फिर आगे जाके उसमें मिल जाती है। इसकी सहायक नदी पार्वती द्वितीय है। अन्य नदी, अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। अम्मा भदावरी भैंस कहाँ खड़ी है, बाहर खड़ी है। अम्मा से ऐसे आहा, माँ से माची, भदावरी से भद्रावती, भैंस से भैंसावर, बाहर से बरखेड़ा। और जो कि ये पांचना बांध, मिट्टी का बांध जो है सबसे बड़ा राजस्थान में, पांचना बांध, ये पांचों नदियां यहाँ पर आके मिलती है। कौन कौन सी, आहा, माची, भद्रावती, भैंसावर और बरखेड़ा नदियां पांचना बांध में आकर मिलती है। तो यहाँ से एक नया फैक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ गए बात को। नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, बीकानेर, चूरू राजस्थान के वे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है। 2012 के एग्जाम्स के पहले सबसे हॉट टॉपिक में रहा करता था कि राजस्थान के वे जिले जिसमें कोई नदी नहीं है। उसके बाद एग्जामिनर इस क्वेश्चन को भूल चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है या ऐसा कौन सा जिला समूह है जहां पर नदियां नहीं हैं। तो बीकानेर और चूरू बेचारे ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक नदियों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ आप लिख के आएंगे। और कोटा संभाग, हमने क्या पढ़ा था, शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था संभाग वाला, है ना, सामान्य जानकारी राजस्थान की, शायद वीडियो नंबर 3 था वो। उसमें हमने देखा था कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। और तथ्य देख लो, राजस्थान की प्रमुख लंबी नदियां कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी या पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी आपका उत्तर होगा। केवल पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी, केवल पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी, केवल पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी, वर्ड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वर्ड लिखा हुआ आएगा, केवल राजस्थान की या पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन मार्क, नीचे ऑप्शन ए चंबल नदी, टिक, और आपका उत्तर वहां पर ही गलत हो जाता है। पूर्णतः राजस्थान की मतलब जो राजस्थान से ही निकलती है, ऐसी कौन सी नदी है, बनास नदी है। ठीक है, ये गलती मत कर देना। दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, माही नदी है, बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान से निकलती है, उधर से निकल रही है इसलिए। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको पता है, हमने लूनी में पढ़ा था, ये लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखो अब पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल, पश्चिम की लूनी, उत्तर की घग्गर और दक्षिण की माही। ऊपर सबसे ऊपर कौन सी आ गई नदी, घग्गर, सबसे नीचे कौन सी नदी आ गई आपके, माही। और आपके अगर जैसलमेर वाले इलाके की बात की जाए, मतलब पश्चिम में कौन सी आ गई, लूनी, और पूर्व में कौन सी आ गई, तो आपके चंबल हो जाएगा उत्तर। ठीक है, लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम कि कितनी कितनी लंबी है नदियां, ये बहुत बार पूछा जा सकता है और गया हुआ भी है। क्रम में जमाओ, किसमें क्या करते हैं ये लोग, पहला नहीं देते। अधिकतर क्या होता है, बच्चों को पहला तो याद होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा याद नहीं होता, तो ये लोग क्या करते हैं कि पहला नहीं देते हैं। पहला नहीं देने की वजह से क्या है कि इनको कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। तो पहला क्या है, चंबल नदी 1051 किलोमीटर, माही नदी 576 किलोमीटर, बनास नदी 512 किलोमीटर और लूनी नदी 495 किलोमीटर है। समझ में आई बात। तो अगर लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना हो आप लोगों को तो कैसे जमाएंगे, सबसे पहले चंबल, फिर माही, फिर बनास और फिर लूनी। ठीक है, अपवा क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम, अपवा क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, तो बनास, लूनी, चंबल और माही। देखो लंबाई के अनुसार तो चंबल सबसे पहली है, लेकिन अपवा क्षेत्र के अनुसार कौन सी है, बनास सबसे पहले है। और उप बेसिन या सहायक नदियों के अनुसार अवरोही क्रम, लूनी की कितनी सहायक नदियां हैं, 12 हैं, बनास की 9, चंबल की 8 और माही की 6। तो ये तीनों तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लो और इसको आपके एग्जाम की कॉपी में चिपका दो, इससे तो प्रश्न आ सकता है अगर आएगा एग्जाम में तो। ठीक है, प्रमुख मुख्य व सहायक नदियां, मोरेन माही की, मोरेल बनास की, बनास बंगाल की खाड़ी में,
और पश्चिमी बनास अरब सागर में गिरती है। ये देखो, ये यहाँ पर उलझाने वाला काम इन्होंने कर दिया कि बनास कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, जबकि पश्चिमी बनास कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। सागी लूणी में और साबी अंतः प्रवाही, ये जो नाम है ना ये बहुत परेशान करता है, सागी और साबी। हमको लगता है कि एग्जामिनर लिखना भूल गया, वो साबी लिखना चाहता था बट वो उसने सागी लिखा है, तो वो लूणी में और साबी क्या है, अंतः प्रवाही नदी अलवर। ठीक है। सीपू पश्चिमी बनास में मिलती है और सीप चंबल में मिलती है। केवल ऊ की मात्रा है ना की वजह से इतनी देखो दिक्कत आपको हो सकती है। पार्वती चंबल और गंभीर दोनों नदियों में। ठीक है। गंभीर और गंभीरी, गंभीर तो यमुना और गंभीरी बेड़च में। ठीक है। दोनों बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। वो लास्ट में जाके चंबल में मिलके, चंबल यमुना में मिलके, यमुना आगे गंगा में मिलकर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर जाती है। काली सिल चंबल में और काली सिंध बनास में। काली सिल तो कहाँ, चंबल में, और काली सिंध बनास में। मासी बनास, मानसी साबरमती। ठीक है। कांतली तोरावटी प्रदेश में और काकनी जैसलमेर में। ठीक है। ये नाम याद कर लेना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी गलतियां ही हमारे को फेल करा देती है एग्जाम में। ठीक है। कंपटीशन कुछ ही नहीं, 1-2 नंबर का रहता है और 1-2 क्वेश्चन अगर आप ऐसे गलत कर देते हो तो आपका एग्जाम में फेल होना निश्चित मान लो। ठीक है। रूपा रेल अलवर भरतपुर जिसपे मोती झील है, और रूपनगढ़ अजमेर जो कि सांबर झील में जाकर मिलती है। समझ में आई बात, रूपा रेल, मोती झील, रूपनगढ़, सांबर झील। खारी खारी खारी, खारी सिरोही लूणी में, खारी अंतः प्रवाही सांबर में, और खारी राजसमंद बंगाल की खाड़ी में। तो खारी देखो तीन खारी हो गई है, एक तो सिरोही लूणी में मिलती है, एक खारी अंतः प्रवाही है सांबर में जाके मिल जाती है, और एक खारी है राजसमंद बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नदियों का पार्ट 2। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखें कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ कि क्या दिक्कत कैसे सॉल्व हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।